दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण संपादकीय। अफगानिस्तान से संबंध का नया दौर। विवेक ओझा, अंतर्राष्ट्रीय मामले के जानकार। वर्ष 2021 में अगस्त में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तब भारत ने काबुल में अपना दूतावास को बंद कर दिया था और अपना डिप्लोमेटिक मिशन भी खत्म कर दिया था। हर तरह से सामरिक एवं मानवतावादी सहायता संपर्क के लिए भारत ने अफगानिस्तान में केवल एक टेक्निकल मिशन को जारी रखा। दूसरे शब्दों में, भारत सरकार ने अफगानिस्तान का तालिबान सरकार को अब तक मान्यता तो नहीं दी, लेकिन टेक्निकल मिशन के नाम से हर कूटनीतिक, सामरिक, आर्थिक अंतर संपर्क जारी रखा। ऐसा करने के पीछे भारत की व्यवस्था यह थी कि तालिबान के साथ प्रत्यक्ष कूटनीतिक संबंध बनाना भारत के सिद्धांतों के खिलाफ था। लेकिन जब दुनिया के कई देश अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को एक वैध सरकार के रूप में मान्यता देने के लिए अग्रसर हैं, जैसे चीन और रूस, तो यह सवाल उठा, क्या भारत भी तालिबान सरकार को मान्यता देगा? भारतीय कंपनियों के लिए अवसर। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने भारतीय कंपनियों को अपने देश में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बड़ा कदम है। वर्ष 2011 से पहले जब भारत अफगानिस्तान के बीच सामरिक हिस्सेदारी समझौता हुआ, तो इसमें यह बात कही गई, लेकिन सही अर्थों में आगे नहीं बढ़ पाया था। भारत अफगानिस्तान में विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं के अलावा आर्थिक मामले में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया था, जिसके पीछे अफगानिस्तान की आंतरिक सुरक्षा स्थितियां जिम्मेदार थी। लेकिन अब इसकी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में लिथियम का पर्याप्त भंडार है और चीन जैसे देश इस पर निगाहें तो कोई नहीं। भारत की कंपनियां का भी अवसर मिलना चाहिए कि वहां के खनिज संसाधनों का दोहन किया जाए। जब चीन ने अफगानिस्तान पर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ने के लिए कार्रवाई करनी शुरू की, तो भारत को भी ध्यान देना होगा कि चबहार पोर्ट मध्य एशिया के अंतर संपर्क पाकिस्तान को हर मामले में अलग थलग करने में तालिबान सरकार की मदद ले। गौरतलब है कि साल 2016 में भारत अफगानिस्तान के बीच पर्यटन संधि हुई और 2019 में लागू हुई थी, जो आतंकवादियों पर्यटन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण थी। तालिबान सरकार के आने के बाद माना जाता है कि कारगर नहीं हो पाएगी, लेकिन तालिबान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान स्पष्ट कर दिया गया कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग भारत के विरुद्ध किसी भी हाल में नहीं करने दिया जाएगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य सेवा में सहयोग। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की इस भारत यात्रा के दौरान भारत ने एक बार फिर दर्शाया कि वह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा विकास साझेदार है। मुत्तकी के दौर में भारत ने अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवा सहयोग के तहत कई नई परियोजनाओं की घोषणा की। एक विशेष पहल के रूप में भारत ने अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस उपहार में दी। खास बात यह है कि भारत जहां अफगानिस्तान के लोगों के लिए हेल्थ केयर उपकरण और सुविधा दे रहा है, वहीं पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तानियों के अंदर हवाई हमले करके लोगों को मार रही है। भारत काबुल के बगरामी जिले में 20 बिस्तरों वाला एक अस्पताल, एक ओंकोलॉजी सेंटर, एक ट्रॉमा सेंटर, साथ ही परिपक्वता खोस्त प्रांत में 5 प्रसूति स्वास्थ्य क्लिनिक भी बनवाएगा। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा एक खास बात भारतीय मुसलमानों और दारुल इस्लाम देवबंद के अफगानिस्तान से गहरे संबंध को दर्शाने की रही है। मुत्तकीन ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना असराद मदनी ने मुलाकात की और कहा कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते केवल धार्मिक या शैक्षणिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें बताया कि हमारा रिश्ता केवल मदरसा या तालीम तक सीमित नहीं। अफगानिस्तान ने भारत की आज़ादी में योगदान दिया है। हमारे बुजुर्गों ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अफगानिस्तान की भूमि को चुना था।
मैत्रीपूर्ण संबंध। वस्तुतः भारत को कई मामले में अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से तालिबान जैसे लोकतांत्रिक रूप से और निर्वाचित संगठन अफगानिस्तान का नेतृत्व कर रहा है। भारत जो चाहता है वह है अफगानिस्तान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो और अफगानिस्तान के निवासी अपने शासन प्रणाली को लोकतांत्रिक ढंग से चुने, लेकिन अभी जबकि यह दूर दूर तक वास्तविक नहीं बनती नज़र आ रहा है, तो भारत को तालिबान के साथ ही मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की जरूरत है। और तालिबान भी इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा व्यवहार कर रहा है जिससे लगता है कि वो अपनी वैधता के लिए अपनी कट्टरता से समझौता कर सकता है। तालिबान सरकार ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी थी और राष्ट्रों से बेहतर राजनयिक संबंध बनाने के लिए मीटिंग्स भी करता नजर आया है। इसलिए भारत ने भी अपने दृष्टिकोण में थोड़ा बदलाव करने का संकेत दिया। भारत अफगानिस्तान से संबंध बहाली की है और बढ़ रहा है। भारत के अफगानिस्तान में भू सामरिक और भू राजनीतिक हित हैं। एक मध्य एशियाई के प्रवेश द्वार के रूप में भारत के भू आर्थिक हित भी कहीं न कहीं अफगानिस्तान से संबंध है। भारत ने अफगानिस्तान के संबंध निम्नलिखित दृष्टिकोण और नैतिक आधार पर विकासात्मक सहयोग को बढ़ावा दिया है। भारत ने एक स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया के लिए अफगानिस्तान की भूमिका को केंद्रीय माना। दूसरे शब्दों में भारत का मानना है कि अफगानिस्तान की शांति और सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभाव दक्षिण एशिया पर पड़ता है। भारत अफगानिस्तान में वहाँ के राष्ट्रीय प्रतिरक्षा बलों को सैन्य प्रशिक्षण के जरिए उनके क्षमता निर्माण पर बल देता है और वहाँ के प्रशिक्षण तंत्र के अफगानीकरण का समर्थन करता है। भारत अपनी विदेश नीति के सिद्धांत के रूप में अफगानिस्तान की प्रादेशिक रूप से अफगानिस्तान की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का अधिकार का समर्थन करता है। इसलिए भारत उसके आंतरिक मामले में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं करता, भले वह अमेरिका हो या अमेरिका का हस्तक्षेप क्यों न हो। आतंकवाद से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी। भारत और अफगानिस्तान के संबंधों को भौगोलिक कारणों से ने प्रभावित किया है। अफगानिस्तान एक स्थलरुद्ध देश है जो भारत के लिए मध्य एशिया में प्रवेश द्वार के रूप में है। ये एशिया महाद्वीप में स्थित ऐसा देश जिसे इसके लिए महत्व चलते हार्ट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्र रहा है। विशेषकर स्वात घाटी और फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल्स एरिया तथा वजीरिस्तान आदि क्षेत्र आतंकवाद की दृष्टि से संवेदनशील रहे हैं। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है और इसलिए इसे वर्ष 2007 में भारत के प्रस्ताव प्रसार का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। यहाँ भी उल्लेखनीय है, अफगानिस्तान का हेमलैंड प्रांत वैश्विक स्तर पर 95% अफीम उत्पादन करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान नशीले पदार्थों की तस्करी वाले क्षेत्र स्वर्णिक चांद का हिस्सा है और इसलिए नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के नार्को आतंकवाद से निपटने के दृष्टिकोण से भी अफगानिस्तान का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। यदि भारत और अफगानिस्तान के राजनयिक और सामरिक संबंधों की बात करें तो दोनों देशों के मध्य वर्ष 2011 में सामरिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए और दोनों देश एक दूसरे के सामरिक साझेदार बन गए। इसके बाद भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान को आतंकवाद से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा। दोनों देशों के मध्य जो सामरिक समझौता किया गया था उसके अंतर्गत मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया गया कि भारत अफगानिस्तान में अवसंरचना के निर्माण संस्थाओं को स्थापित करने में सहयोग, शिक्षा और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। साथ ही अफगानिस्तान को विभिन्न क्षेत्रों में उसकी क्षमता निर्माण में भी सहयोग करेगा। वस्तुतः भारत की रणनीति यह है कि अफगानिस्तान में प्रतिरक्षा, सैन्य और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमता निर्माण एवं वैश्विक कौशल विकास आदि पर बल देगा। भारत ने इसके साथ ही अफगानिस्तान में प्राकृतिक संसाधन में अपने निवेश को बढ़ाने की बात कही। वर्ष 2011 के बाद अफगानिस्तान में निर्यात को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच उपलब्ध कराने की बात कही। दोनों देशों के मध्य सामरिक साझेदारी के तहत इस बात का भी उल्लेख है कि भारत अफगानिस्तान में अफगान
नेतृत्व और अफगान स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया और विवाद निस्तारण पर बल देता है और अनवरत इस दृष्टिकोण का समर्थन भी कर रहा है। भारत का मानना है कि अफगानिस्तान सुरक्षा का अधिकार स्थानीय अफगान प्रतिरक्षा बलों द्वारा होनी चाहिए, न कि नाटो जैसे संगठनों की सेनाओं के द्वारा। यही कारण है कि भारत ने अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का काम किया। उम्मीद है कि की जानी चाहिए कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य दौर में पहुंच सकते हैं। विवेक ओझा सर। संबंधों को पटरी पर लाने की चुनौती। लेखक द इंडियन फ्यूचर्स थिंक टैंक के संपादक और जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर मनीष अमेरिका के नवनिर्मित राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशिया के मामले के विशेष दूत सर्जियो गोर ने पहले ही दिन भारत के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्री से उनकी बैठक संकेत है कि वाशिंगटन भारत के साथ अपने रिश्ते की नई गति देने के मूड में है। इस सौहार्दपूर्ण शुरुआत के अच्छे गौर के लिए चुनौती का एक जटिल जाल बिछा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मित्रता से जहां दोनों देशों ने नई ऊर्जा डाली, वहीं दोनों देशों के बीच सामरिक व्यापारिक मतभेद, तकनीकी साझेदारी की जटिलताएं और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को लेकर चिंता अब भी बनी हुई है। गौर के लिए सबसे बड़ी कसौटी यह होगी कि वह व्यक्तिगत निकटता तो नीति में बदले और इन विरोधाभासों को समेटते हुए संबंधों को नई दिशा दे। गौर का भारत में राजदूत के रूप में साथ साथ दक्षिण एवं मध्य एशिया मामले का विशेष दूत भी होना एक राजनीतिक संकेत है। अमेरिका भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्र को अब सीधे राष्ट्रपति की प्राथमिकता के रूप में देख रहा है, परंतु यह दोहरी भूमिका भारत के लिए दुविधा का विषय भी है। नई दिल्ली लंबे समय से सुनिश्चित करना चाहता है कि उसे दक्षिण एशिया के पारंपरिक भारत पाकिस्तान ढांचे में न बांधा जाए। गौर के लिए यह चुनौती होगी वह भारत की वैश्विक भूमिका को बनाए रखने के लिए अपने क्षेत्रीय दायित्वों को निर्वाह करे। उनकी सबसे कठिन परीक्षा आर्थिक मोर्चे पर होगी। ट्रंप प्रशासन की अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत भारत पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका का दावा है कि भारत के ऊंचे आयात शुल्क और रूस के तेल खरीद जैसी नीतियां असंतुलित हैं। इसके जवाब में भारत ने अपने हितों की रक्षा पर जोर दिया। संभावित व्यापार समझौता महीनों से ठप रहा है। ऐसे में गौर को इस प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना होगा, वह भी बिना किसी घरेलू राजनीतिक विवाद के। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी उसके एजेंडे का एक संवेदनशील बिंदु है। भारत रक्षा और नवाचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चाहता है, जबकि अमेरिका अपनी बौद्धिक संपदा और सुरक्षा चिंताओं को लेकर सतर्क है। सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तो हैं, पर नीतिगत स्पष्टता की कमी दोनों पक्षों को सतर्क रखता है। गौर का कार्य यह साबित करना होगा कि वाशिंगटन की तकनीकी नीति चीन को लेकर है, भारत को लेकर नहीं। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में गौर को एक सकारात्मक आधार मिला है। दोनों देशों के बीच वे कोमकासा और BECA बेसिक जैसे समझौते सामरिक साझेदारी के एक नए युग की नींव बन चुके हैं। फिर भी भारत अमेरिका से अधिक तकनीकी हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन चाहता है, जबकि वाशिंगटन रूस से भारत के सैन्य संबंधों पर दबाव डालता है। गौर को इस संतुलन को साधना होगा ताकि भारत की रक्षा स्वतंत्रता प्रभावित न हो और अमेरिका को रणनीतिक अपेक्षा भी पूरी हो। दक्षिण एशिया के परिप्रेक्ष्य में चुनौती और गहरी है। ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति हालिया रुझान, इस्लामाबाद के नेतृत्व में मुलाकात और उसके ऊर्जा क्षेत्र अमेरिकी निवेश के संकेत दिल्ली के लिए असहज हैं। भारत को यह आशंका है वही वाशिंगटन पुनर्रीहाइफेनेशन यानी भारत पाकिस्तान समांतर नीति की ओर न लौट जाए। गौर की दोहरी जिम्मेदारी दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से संपर्क इस चिंता को और गहरी करती है। उन्होंने भारत को यह विश्वास दिलाया कि ट्रंप का पाकिस्तान प्रेम रणनीतिक गणित का हिस्सा है, न कि नीति परिवर्तन का। महत्वपूर्ण खनिजों पर गौर और मोदी के बीच चर्चा यह दिखाती है कि अमेरिका इस क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाना चाहता है। दोनों देश चीन पर निर्भरता कम करने और फ्रेंड शेयरिंग के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला बनाने में पक्षधर हैं,
पर भारत की खनन नीतियाँ अभी भी जटिल हैं। यह गौर यहाँ ठोस निवेश या संयुक्त परियोजना आगे बढ़ा पाते हैं तो उनके लिए कार्यकाल की उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। अप्रवासन नीति H1B वीज़ा व्यवस्था पर भी उन्होंने सावधानी से चलना होगा। भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका की कड़ी वीज़ा नीति चिंता का विषय है और गौर को इन घरेलू राजनीतिक बाधाओं को समझाते हुए इसे भरोसे माहौल बनाना होगा। गौर के पास एक बड़ा लाभ यह है कि वे सीधे राष्ट्रपति तक पहुंच रखते हैं, पर यह उनकी बड़ी चुनौती भी है। यदि ट्रंप की व्यक्तिगत सद्भावना को ठेस नीतिगत परिणाम बदलने में सफल रहते हैं तो न केवल संबंधों को पुनर्जीवित करेंगे बल्कि उन्हें नई ऊंचाई पर भी देंगे। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत और अमेरिका का सहयोग अनिवार्य है। चीन की आक्रामकता, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला में पुनर्संतुलन के युग में दोनों देशों की साझेदारी ही स्थिरता की गारंटी है। और गौर के आगमन से यह उम्मीद बनती है कि संवाद की रफ्तार फिर से बढ़ेगी, रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापार के क्षेत्र में प्रगति होगी और असहमतियों के बावजूद सहयोग का दायरा विस्तृत होगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में ध्वनि चेतावनी की अनिवार्यता। अली खान लेखक शिक्षक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बढ़ती लोकप्रियता और उसकी तकनीकी विशेषज्ञता ने जहां एक और स्वच्छ परिवहन का रास्ता खोला, वहीं दूसरी ओर सड़क सुरक्षा से संबंधित एक नई चुनौती भी पेश की। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक इंजनों की तरह ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। ये विशेषता कई मायने में लाभकारी है क्योंकि इससे शोर प्रदूषण कम होता है, किंतु यह मौन संचालन पैदल यात्रियों और विशेषकर दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। सड़क पर चलते समय अधिकांश लोग आने जाने वाले वाहनों की उपस्थिति का अनुमान उनके इंजन की आवाज़ से ही लगाते हैं। जब वाहन बिना आवाज़ के आ जाए तो सड़क पार करने के लिए व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लग पाती और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल में एक प्रस्ताव रखा कि 1 अक्टूबर 2027 से देश के सभी इलेक्ट्रॉनिक कारें, बसों और ट्रकों में ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली यानी अवार को अनिवार्य रूप से लगाना होगा। हालांकि एक मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए यह नियम 1 वर्ष पहले ही अर्थात अक्टूबर 2026 से लागू हो जाएगा। ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली एक ऐसी तकनीक जिसमें वाहन की गति और दिशा का अनुमान, ध्वनि की तीव्रता और स्वर बदलते रहते हैं। यदि वाहन धीरे चल रहे तो आवाज़ भी हल्की होगी और यदि ध्वनि अधिक है तो ध्वनि का स्तर बढ़ जाएगा। यह प्रणाली सामान्यतः 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक गति का सक्रिय रहती है क्योंकि इस सीमा से ऊपर वाहन के टायर और हवा के घर्षण ध्वनि स्वयं ही श्रवण हो जाती है। प्रणाली से उत्पन्न ध्वनि का स्तर न हो तो बहुत अधिक होता है, शोर प्रदूषण पैदा करे और ना ही कम सुनाई दे। आमतौर पर आवाज़ 56 से 75 डेसिबल के बीच रखी जाती है और जो मानवीय कान के लिए सुरक्षित है। दुनिया में कई देश इस तकनीक को पहले से ही अपना चुके हैं। अमेरिका में 2008 में यह नियम लागू है। वहाँ सभी नए इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए कृत्रिम ध्वनि प्रणाली लगाना अनिवार्य है। यूरोपीय संघ ने 2019 में और जापान ने 2010 में ही इसे लागू कर दिया है। हालांकि इस तकनीक को अपनाने में कई चुनौती भी है। पहला, इससे वाहन की कीमतों में थोड़ी वृद्धि होगी क्योंकि कंपनी को अतिरिक्त उपकरण लगाने होंगे। दूसरा, यदि अलग अलग कंपनी अलग अलग ध्वनि का उपयोग करेगी तो इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी एक हद तक सामने आ सकती है। यदि आवाज़ का स्तर अनुचित ढंग से निर्धारित किया गया तो इसके बावजूद लाभ और सुरक्षा की दृष्टि से ये पहल अधिक महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी। वाणी पर प्रभाव गहरा होता है। मधुर वाणी के प्रयोग से संबंध प्रेम, सहृदयता, आत्मीयता का संचार होता है, जबकि कटु और कर्कश वचन संबंधों में दरार डालते हैं जिससे झगड़े, मारपीट, दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। कटु वचन का घाव कभी नहीं भरता जबकि शारीरिक चोटें औषधि से ठीक हो जाती। कटु वाणी का जख्म जीवन भर टिसता
रहता और व्यक्ति बदलते ही भावना से ग्रस्त हो जाता है। धनुष से निकले तीर की तरह मुख से निकली कटु वाणी भी अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक होती है। उद्दंड व्यक्ति वाणी का दुरुपयोग करते हैं। वे अपशब्द कटु वचन बोलकर न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी दुखी करते हैं। यानी ज्ञानी व्यक्ति सोच समझकर बोलते हैं। वे कम बोलते हैं लेकिन उसके शब्दों में गहराई होती है। इसलिए मितभाषी होना जीवन के लिए कल्याण का एक महत्वपूर्ण सबक है। वाणी का दुरुपयोग पाप की वृद्धि करता है। कटु वाणी से किसी को कष्ट पहुंचाना अपराध है। मनुष्य का जीवन इस संसार में सीमित है और अब यह समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए हमें मधुर वार्तालाप करके प्रेम और मित्रता का संचार करना चाहिए। मधुर वचन एक प्रकार का वशीकरण मंत्र है। द्रौपदी की कटु वचन ने दुर्योधन को दुखी किया, जिसके परिणाम से महाभारत के युद्ध हुआ। इसी प्रकार माता कैकेयी के कठोर वचन राजा दशरथ की मृत्यु कारण बने और प्रभु श्री राम को वनवास जाना पड़ा। हमें अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करनी चाहिए। मधुर वाणी से न केवल संबंधों को मिठास बढ़ती है बल्कि यह समाज में शांति सद्भाव के भी निर्माण करती। इसलिए हमें सकारात्मक और मधुर वाणी का प्रयोग करनी चाहिए ताकि हमें अपने और दूसरे के जीवन को सुखद बना सके। मुकेश ऋषि जी। गाजा में शांति पर संदेह का साया। शिवकांत शर्मा, लेखक, बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक। राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्री शांति योजना पर इजरायली कैबिनेट की मंजूरी के बाद गाजा में युद्ध विराम लागू हो गया। इससे जुड़ी शांति योजना 3 चरण है। पहले चरण का हमास और इजरायल सहमत हुए। इसमें सबसे पहले इजरायली हमला रोकना और इजरायली सेना को गाजा से 47% क्षेत्र से पीछे हटना, साथ ही इजरायली आतंकी हमलों और दूसरे अपराधियों को सजा काट रहे करीब 250 फिलिस्तीनी कैदियों को गाजा के उन 1700 लोगों को रिहा करेगा जो हिरासत में है। हमास 48 इजरायली बंधकों को पार्थिव देह सौंपेगी और इजरायल अपनी विरासत में मरे गाजा के 15 लोगों को पार्थिव शरीर हमास को सौंपेगा। इजरायल, हमास, अरब और ट्रंप सभी एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप अपनी योजना को पश्चिमी एशिया में अस्थायी शांति कदम बताकर नोबेल शांति पुरस्कार के आस लगाए बैठे थे और वह तो पूरी नहीं हो सकी, पर क्या वे टूटी आस की कड़वाहट पीकर शांति योजना को सफल बनाने में पूरी शक्ति लगाएंगे? क्योंकि उसकी योजना के पहले चरण का क्रियान्वयन तो आसान था। हालांकि इसके लिए भी हमास की मांग पर रिहा होने वाले कैदियों के नाम और संख्या को लेकर रुकावटें खड़ी हो सकती है। इसके पूरा होने के बाद दूसरों और तीसरे चरणों की सौदेबाजी शुरू होगी। योजना के अनुसार गाजा पट्टी का पूरी तरह विसैनिकरण करना होगा, यानी हर तरह के सैनिक आतंकी आक्रामक ढांचे उठाया जाएगा, जिससे उन सुरंगों का जाल भी शामिल जिसका प्रयोग हमास के आतंकी अपने रॉकेट गन और गोला बारूद रखने के लिए करते थे। अमेरिका खुफिया एजेंसी के आकलन के अनुसार हमास ने युद्ध के दौरान करीब 15,000 नए लड़ाकों की भर्ती भी की थी। इजरायल चाहता है कि सभी सदस्य हथियार डालें और भविष्य में लड़ाई न करने का प्रण लें। हालांकि हमास की शर्त रहा है कि वह स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र की स्थापना के बाद ही हथियार डालेगा। शांति योजना के अनुसार गाजा का प्रशासन एक शांति बोर्ड की देखरेख में फिलिस्तीनी विशेषज्ञों की अस्थायी समिति संभालेगी। शांति बोर्ड की अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भी इसमें प्रमुख भूमिका होगी। फिलिस्तीनी प्राधिकरण में सुधार करने के बाद गाजा का प्रशासन उसे सौंप दिया जाएगा, परंतु इसमें हमास का प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भूमिका नहीं होगी। हमास के जो सदस्य इजरायल के शांतिपूर्ण अस्तित्व को स्वीकार करेंगे उन्हें अभयदान देकर दूसरे देशों में भेज दिया जाएगा। हालांकि अभी भी हमास इजरायल के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार करता रहा है। दूसरी ओर नेतन्याहू ने ट्रंप को शांति योजना की पूरी तरह स्वीकार भले कर लिया हो, पर वे गाजा का प्रशासन फिलिस्तीनी प्राधिकरण को नहीं देना चाहते हैं। गाजा के युद्ध विराम को ट्रंप पश्चिमी एशिया में शांति का पहला कदम बताते हुए, परंतु वे भी जानते हैं कि फिलिस्तीनी को उनका देश मिले बिना यहाँ कोई शांति स्थायी नहीं हो सकती। पिछले सदी के अंत तक ये संभव लगता था। इजरायल में भी काफ़ी बड़ा जनमत इसके पक्ष में था, लेकिन जब नेतन्याहू ने सत्ता संभाली अगला अलग फिलिस्तीन राष्ट्र की संभावना को सपने में बदल दिया। फिलिस्तीनी चाहते हैं कि पश्चिमी किनारे गाजा में उसका देश बने, उसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो। कहने में पश्चिमी किनारे पर फिलिस्तीन प्राधिकरण का शासन है, परंतु इजरायल ने धीरे धीरे वहां यहूदी बस्तियों का जाल बिछा दिया, जिससे लगभग 7 लाख यहूदी बस्ते हैं। उन बस्तियों पर इजरायली शासन है। पश्चिमी किनारे की मात्र 18% भूभाग भी
फिलिस्तीनी प्राधिकरण का शासन है जो 22% भूमि पर इजराइल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण संयुक्त शासन है। जॉर्डन और इजराइल से लगती से 60% की भूमि पर इजरायली शासन है। यदि मानचित्र पर देखें तो पश्चिमी किनारे के शहर इजरायली भूमि फिलिस्तीनी द्वीपों जैसे लगते हैं, जहां नियोजित रणनीति के तहत किया गया। लगता है कि फिलिस्तीन शहर इजराइल के विरुद्ध एकजुट न हो सके। सीमावर्ती जमीन को भी इजराइल ने इसलिए अपने पास रखा ताकि पड़ोसी देशों में खुलने वाली सुरंगों का जाल न बिछाया जा सके, जो गाजा से हुआ है। इस समय नेतन्याहू और हमास के पास ट्रंप की नीति योजना के लिए सहमत होने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा था। नेतन्याहू शांति के नोबेल की आस लगाए बैठे ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते थे। हमास के पास भी न तो निरंतर बढ़ती आ रही इजरायली सेना से संबंधों को छिपाए रखने की जगह बची थी और न ही दुनिया से और अधिक सहानुभूति बटोरने की गुंजाइश। अब शांति कायम हो जाने और गाजा में अपने निर्माण शुरू होने के साथ दोनों देशों के अस्तित्व की चुनौती को सामना करना पड़ेगा। नेतन्याहू के समक्ष अपनी सरकार बचाने, हमास के हमले को रोकने में, सुरक्षा चूक की जांच और भ्रष्टाचार का आरोप में जेल जाने से बचने की चुनौती है। हमास के समक्ष सत्ता से बाहर रहते हुए अपनी प्रभाव बनाए रखने की चुनौती है। इजरायली हमास हमलों में मारे गए 67,000 से अधिक लोगों के परिवार के इजराइल विरोधी रोष उन्हें बनाए रखने और संगठन खड़ा करने की आधार भूमि देगा। इजरायली बड़ी शान से कहा करते थे कि उनकी लड़ाइयाँ सैनिक अकादमियों में पढ़ाई जाया करेगी, लेकिन गाजा की लड़ाई उन्हें बहुत मायूस करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल ने भले ही हमास के साथ हिजबुल्लाह के फने को भी कुचल दिया, परंतु उनके उद्देश्य के लिए बढ़ती सहानुभूति की लहर को नहीं थाम पाया। साक की लड़ाई में तो वो बुरी तरह हार गया। संयुक्त राष्ट्र की जांच आयोग ने उस पर जनसंहार का आरोप लगाया है और ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे पारंपरिक मित्र ने उसकी मर्जी के खिलाफ फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है।